इंटरेस्टिंग अहमद, स्टॉकहोम पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट शेयर करना चाहूंगी जिसमें कहा गया कि जौहरी हथियारों की खरीदो फरोख्त में तेजी आ रही है। क्या जौहरी हथियारों की खरीदो फरोख्त का रुझान अक़वाम मुत्तहिदा के जौहरी अदम फैलाव के मुआहदे की खुली खिलाफ वर्जी नहीं है? क्योंकि हमने देखा है कि ईरान ने भी इस मुआहदे में ताउन करने से साफ इनकार कर दिया है। ऐसे माहौल में दुनिया के अमन का क्या होगा? क्या हम कह सकते हैं कि जो आलमी अदारे हैं वो नाकाम हो गए, डिप्लोमेसी नाकाम हो गई है, लोग अब अपने अपने प्रोटेक्शन के लिए, अपनी सॉवरेनिटी के लिए न्यूक्लियर वेपन्स की तरफ जा रहे हैं? जी देखें, वो जो रिपोर्ट जिस स्टॉकहोम इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट की आप बात कर रही हैं, उस रिपोर्ट में काफ़ी डिटेल्स और भी हैं जी। और उसको अगर आप इन डेप्थ स्टडी करें तो काफ़ी टेक्निकल नेचर की रिसर्च है इन सारे वेपन सिस्टम्स और इनकी परचेज और उन चीज़ों को लेके। लेकिन एक जनरल रूल ऑफ थंब है इस दुनिया में पिछले 5-10 साल में, जो जैसा मैंने कहा, वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो चेंज हो गया, वो न्यू रियलिस्टिक हो गया और उसमें हर मुल्क जो है वो अपनी, ये ना वो कहते हैं ना, माइट इज राइट एंड ऑल एल्स कैन गो फ्लाई अ काइट, वो वाला प्रिंसिपल है दुनिया में। आप देखें, रशिया और यूक्रेन की वॉर हुई, उसमें किस तरह की मीडिएशन हुई? रशिया पिछले 15 सालों से कह रहा है कि यूक्रेन के अंदर रशियन लैंग्वेज को तबाह किया जा रहा है, यूक्रेन के अंदर हमारी जो सकाफत है, कल्चर है, उनको तबाह किया, क्राइमिया का मसला है वो हल करवा दो, तो ये जंग नहीं, किसी ने कुछ भी नहीं किया। फिर इवेंचुअली रशिया और यूक्रेन की जंग हुई जो पूरे खित्ते को वर्ल्ड वॉर 3 के दहाने पे लेके आई। इस वक्त जो गजा के अंदर आप जेनोसाइड देख रहे हैं, दुनिया की तारीख का सबसे ब्रूटल जेनोसाइड है, वाहिद जेनोसाइड है जो डॉक्यूमेंट होकर स्क्रीन के ऊपर चला है। फिर भी दुनिया ने 2.5 साल हो चुके हैं, तकरीबन कुछ नहीं उस पे किया। ईरान इसराइल की जो जंग हुई आपके सामने थी, दुनिया के अंदर जो रेड लाइन्स थी, जैसे उन्होंने कहा कि जी इंडिया पाकिस्तान की जंग नहीं हो सकती, ये रेड लाइन है, हो गई। उन्होंने कहा रशिया यूक्रेन पे हमला नहीं कर सकता, ये रेड लाइन है, हो गया। उन्होंने कहा जो इसराइल है वो गाजा के अंदर इन्वेड नहीं कर सकता, ये रेड लाइन है, हो गई। उन्होंने कहा चाइना ताइवान वाला जो मसला है वो एक हद से ज्यादा नहीं बढ़ेगा, वो बढ़ गया, वो भी रेड लाइन पूरी होगी। तो दुनिया में अब रेड लाइंस बची नहीं है, कुछ भी ब्लैक और व्हाइट में नहीं है, सब कुछ ग्रे पे है। और हर मुल्क इस वक्त जंगों की तैयारी कर रहा है। एवरी कंट्री इज प्रिपेयरिंग फॉर वॉर। हर मुल्क अपने आप, इंटरनेशनल ऑर्डर जो है वो कोलैप्स कर गए, यूनाइटेड नेशंस आपको फंक्शनल नजर नहीं आ रहा, यूरोपियन यूनियन कोलैप्स का शिकार है। आप देखें दुनिया के अंदर हर जगह के ऊपर आपको जंगें नजर आ रही हैं। हर इस वक्त जो सिविलियन डिप्लोमेसी है वो खत्म हो गई है, बिल्कुल मिलिट्री डिप्लोमेसी है, मिलिट्री जो रिलेशंस है उसकी बेस के ऊपर होने वाली डिप्लोमेटिक एंडेवर्स है। ओके, लास्ट क्वेश्चन अहमद। अमेरिकी सदर जहां नोबेल इनाम लेने के लिए बेताब नजर आते हैं और दुनिया भर में जंग बंदी का क्रेडिट लेते दिखाई देते हैं और अपने आप को पीस मैन कंसिडर करते हैं, क्या आप समझते हैं कि ट्रंप गजा में भी किसी किस्म का मुआहिदा या जंग बंदी के मामलात कुछ तय कर सकते हैं? क्योंकि अब तक तो वहां इसराइली जहरियत बरकरार है। देखें, अमेरिका का एक तो वो ट्रंप का पीस प्राइस और वो सारा कुछ अपनी जगह पे है, लेकिन अमेरिका के इंटरेस्ट भी इस वक्त इसी बात में है कि अमेरिका जंगों से निकले। अमेरिका में फिलाडेल्फिया की आप गलियां देखें तो आपको ऐसे लगता है कि ज़ॉम्बी एपोकलिप्स हो गया। अमेरिका में होमलेसनेस जो है, जो होमलेस लोग हैं, अपनी तारीख के सबसे ज्यादा इस वक्त अमेरिका में वो लोग हैं जो सड़कों के ऊपर सोते हैं। इवन वॉशिंगटन की गलियां आप देखें तो आपको नजर आएगा कि लोग सड़कों के ऊपर सो रहे हैं। अमेरिका में ड्रग एडिक्शन अपनी तारीख में इस वक्त सबसे ज्यादा है। तो अमेरिका बहुत बुरे हालात में, आपकी एजुकेशन का क्राइसिस है, वहां पे स्कॉलरशिप्स नहीं मिल रहे लोगों को। अमेरिका इस वक्त इकोनॉमिकली बहुत बुरी कंडीशन में है। और डोनाल्ड ट्रंप ने इलेक्शन में आने से पहले ये कहा था कि हम जो बाहर जंगों के ऊपर पैसा खर्च कर रहे हैं वो जंगों से निकाल के हम अपने मुल्क की फलाह बहबूद के लिए करेंगे। तो अमेरिका का इस वक्त इंटरेस्ट यही है कि इसराइल को कोई ना कोई मॉडल दे दे कि मिडल ईस्ट के अंदर अमेरिका को इसराइल की जंगों में भी ना पड़ना पड़े और इसराइल की जंगों से किसी तरह अमेरिका बाहर भी निकल आए और इसराइल अमेरिका के ताल्लुकात खराब भी ना हो। तो उस चक्कर में डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ये अब्राहमिक अकॉर्ड और इस तरह के मॉडल्स दे रहा है। इसराइल अमेरिका को निकलने नहीं देना चाहता। इसराइल चाहता है कि उसका जो प्रोजेक्ट ग्रेटर इसराइल है, उसके आखिरी बॉर्डर फ्रॉम रिवर नाइल टू यूफ्रेटिस तक, जो वो कहते हैं कि हमने इसराइल बनाना है, उस तक जो है पहुंचने तक जो है अमेरिकी मरते रहे, अमरीकी मरते रहे और वो जो इसराइल है उसका फायदा उठाता रहे। तो इसराइल नहीं चाहता कि गाजा की जंग रुके, अमरीका निकलना चाहता है, अमरीका प्रेशराइज कर रहा है इसराइल को। अब देखना है कि ये ऊंट किस करवट बैठेगा, अमेरिका जीतता है, इसराइल जीतता है। लेकिन सिचुएशन जो है वो मैंने आपके सामने रख दी है। इसराइल जंग खत्म नहीं करना चाहता, अमेरिका क्योंकि ये चाहता है कि इन जंगों से निकल के अपने मुल्क को, वरना अमेरिका तबाह होता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिका में एक सिविल वॉर होती हुई आपको नजर आ रही है कि अगर अमेरिका इन बैरूनी जंगों से निकलकर अपने मुल्क को फिक्स
पॉलिटिक्स नहीं करता। बिल्कुल, फॉरेन पॉलिसी इंटरनेशनल रिलेशंस को देखकर ही बनानी चाहिए अहमद, लेकिन भारत की जो जंगी और सफारती नाकामियां हो रही हैं वो आलमी सतह पर भी यकीनी तौर पर नोट हो रही हैं। दुनिया देख रही है कि एक शख्स का पागलपन कैसे पूरे खित्ते को खतरे में डाल रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि इस सबसे भारत का जो दुनिया भर में असर और रसूख का भरम था उसको कितना नुकसान पहुंचा है? देखिए वो बिल्कुल, मैं तो कहूंगा कि इट इज इन र्यून्स, वो तबाही का शिकार है, बिल्कुल बर्बाद हो चुका है। भारत के अंदर बहुत पावरफुल वॉइसेस जो हैं वो आप देखें ना किस तरीके से उन्होंने नैरेटिव डोमेन में फॉरेन पॉलिसी टर्म्स में 1 महीना उनको लगा ये मानने के लिए कि उनके 6 जहाज पाकिस्तान ने गिरा दिए। और फिर उसके बाद जो सीज फायर को लेकर इन्होंने तमाशा किया कि वो इंडियंस अब अंदर से सवाल पूछ रहे हैं कि भाई अगर पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की थी सीज फायर की तो आपने सीज फायर की क्यों? आप तो एग्रेसर थे। और फिर उसके बाद आप पूरी दुनिया में ये दलीलें देते फिर रहे हो कि जी पाकिस्तान ने सीज फायर का कहा था, जबकि आपका अपना पहला जो गवर्नमेंट ऑफिशियल उस जंग के दौरान पहले गवर्नमेंट ऑफिशियल ने जिसने सीज फायर की बात की थी वो इंडियन थे। उन्होंने कहा था कि जी पाकिस्तान अगर सीज फायर कर हमारी बात मान ले तो हम सीज फायर करने के लिए तैयार हैं। पूरी दुनिया में इसका मजाक उड़ाया जा रहा है, पूरी दुनिया के डिप्लोमेट्स इस बात का मजाक उड़ा रहे हैं। भारत का वही, जैसा मैंने कहा, उनकी मजबूरी ये है कि उन्होंने अपने जो अंदर कल्टिस्ट हैं उनको खुश करना है। उनको खुश करने के लिए वो कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान ने सीज फायर का कहा और हमने तो अमेरिका के कहने पे सीज फायर नहीं किया और हमने पाकिस्तान के कहने पे सीज फायर नहीं किया। तो लिहाजा जब वो ये बात करते हैं पूरी दुनिया जो है वो कहती है कि यार हमारे सामने आपने ना सिर्फ अमेरिका की, आपने टर्की की भी मिन्नतें की, आपने यूएई की भी मिन्नतें की कि सीज फायर करवाओ, तो ये किस तरह का आप झूठ बोल रहे हैं? तो वो ट्रस्ट डेफिसिट जो है वो पूरी दुनिया के सामने भारत का बड़ा वाजे होकर सामने आया। और फिर उसके बाद आप ये देखें ना, ब्लंडर्स देखें फॉरेन पॉलिसी के कैसे हैं। इसराइल का सबसे बड़ा एलाय इस दुनिया में हमेशा से अमेरिका रहा है जी। इवन अमेरिकन भी इसराइल के साथ खड़े होने से झिझक रहे हैं पब्लिकली। वो कहते हैं कि यार दुनिया की सबसे मोस्ट हेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड इसराइल है, मोस्ट हेटेड प्राइम मिनिस्टर इन द वर्ल्ड नेतन्याहू है, तो कम से कम हम पब्लिकली तो इनके सामने नहीं खड़े होंगे। लेकिन पूरी दुनिया में इसराइल के साथ पब्लिकली ओपनली जो मुल्क खड़ा है वो भारत है। सो ये अपने बिहाफ पे खुद इनके ब्लंडर्स हैं। मुसलमानों की दुश्मनी में, इस्लाम की दुश्मनी में इनको लगता है कि सबसे बड़ा दुश्मन इस्लाम का इसराइल है, तो हम उसके साथ खड़े हो जाएंगे तो हमें वेस्ट की सपोर्ट मिल जाएगी। अब ये इनको समझ नहीं आ रहा कि दुनिया बदल चुकी है। ये दुनिया को अभी भी अब से 20 साल पुरानी पॉलिसी के ऊपर लेके चल रहे हैं और ये ब्लंडर पे ब्लंडर करते चले जा रहे हैं। अब आप आने वाले दौर में देखेंगे कि ये मजीद और ब्लंडर्स करेंगे क्योंकि इंडिया हैज लॉस्ट ट्रैक ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड। वो इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो चुके हैं अपनी कल्टिस्ट पॉलिटिक्स के अंदर कि उनको पता ही नहीं है कि दुनिया में क्या तब्दीली आ रही है, जिस वजह से वो एक, जैसा मैंने कहा कि उनकी फॉरेन पॉलिसी एक तबाही का शिकार है। बिल्कुल। ईरान की जानिब से जहां मोसाद की जासूसी के इल्जाम में पकड़े जाने वाले एजेंट्स को फांसी पर भी लगाया गया, हमने देखा, और ईरान ने अपना मुकम्मल दिफा भी किया और दुनिया को दिखाया कि इसराइल कोई नाकाबिले शिकस्त नहीं है। लेकिन वहीं हम ईरान खित्ते में अगर सफारती मामलात में देखें तो इसराइल के सबसे बड़े हमायती भारत के साथ ही हमेशा क्यों खड़ा दिखाई देता है? मैं वही आपसे अर्ज कर रहा हूँ। देखिए पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर चाबहार पोर्ट है जिसको अडानी स्पॉन्सर कर रहा है, जिसपे अडानी के शेयर्स हैं। और मिडिल ईस्ट में दूसरी कौन सी पोर्ट है जिसपे अडानी के सबसे ज्यादा शेयर्स है? हैफा पोर्ट है इसराइल की। तो पाकिस्तान का, हम बहुत अरसे से ईरानियंस को कहते रहे हैं कि आप इंडियंस का ख्याल करें। दुनिया की तारीख का सबसे हाई रैंकिंग सर्विंग जो एजेंट पकड़ा गया उसका नाम कुलभूषण यादव है। और कुलभूषण यादव क्या कहता था कि चाबहार पोर्ट पे मेरा कारोबार है। सो हम तो इनको समझाते रहे हैं ईरानियंस को कि आप ये हरकत ना, आप इंडियंस का ख्याल करें, आपकी इंफॉर्मेशन लेके इसराइल को दे रहे। अब इस दफा उन्होंने अपनी आंखों से देख लिया। अगर अब भी वो इंडिया को एज एन इंडियंस को उस तरह ट्रीट नहीं करते जिस तरह वो इसराइलीज को करते हैं तो फिर ईरान मजीद नुकसान उठाएगा। मैं और इससे ज्यादा और क्या कह सकता हूँ।